हेलो डियर स्टूडेंट। तो ये सेकंड पार्ट है अम्ल लवण और क्षार का। पहला पार्ट आपको पहले भी कल मतलब एक दिन पहले इसका शूट किया गया था। आज सेकंड पार्ट हम लोग इसका देखेंगे। इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को इस सेकंड पार्ट में कवर करके पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया जाएगा। कम समय में पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस चैप्टर में। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, लवण है यानी किसको हम लोग साल्ट कहते हैं। साल्ट यानी जिसमें अम्ल और क्षार की जब क्रिया कराते हैं तो साल्ट यानी लवण का निर्माण होता है। देखिए, ये लवण वे यौगिक होते हैं जो अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से बनते हैं। इसमें अम्ल का हाइड्रोजन आयन धातु या अमोनिया आयन से प्रतिस्थापित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है और लवण का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पे आपका NaCl एक लवण है और जल भी यहाँ पे बन जाता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका नाम है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और उसके बाद ये सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, जल बना लेता है। तो ये एक रिएक्शन है जो कि उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं इसको। आपका बोर्ड एग्जाम में उदासीनीकरण क्रिया भी पूछी जाती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आगे देखिए कि लवण के कितने प्रकार के होते हैं। तो लवण आपके लगभग 5 प्रकार के होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सामान्यतः आपका द्विक लवण पूछा गया है और मिश्रित यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कम पूछा जाता है, ज्यादातर आपसे डबल सॉल्ट यानी द्विक लवण पूछा जाता है जिसका एग्जांपल फिटकरी होता है। समान इसमें लेकिन हम पांचों को छोटे छोटे टॉपिक पे कवर कर लेंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक है आपका मतलब ये सामान्य लवण जिसे नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं, दूसरा अम्लीय लवण होता है, तीसरा आपका क्या नाम क्षारीय लवण है, फिर द्विक लवण है, फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यानी कि मिश्रित लवण या इसी को हम लोग जटिल लवण भी कहते हैं। तो पहला टॉपिक देखते हैं सामान्य लवण क्या होता है। देखिए, सामान्य लवण क्या होता है कि वे लवण जो अम्ल और क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं जिसमें अम्ल का कोई हाइड्रोजन आयन शेष नहीं रहता, सामान्य लवण कहलाते हैं। निर्माण उदासीनीकरण क्रिया है जिसमें HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड सेम वही रिएक्शन दे सकते हैं यहाँ पे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब अम्ल के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है जो कि सामान्य लवण होता है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो पोटेशियम सल्फेट बनेगा और जल बन जाता है। पोटेशियम सल्फेट भी एक सिंगल लवण है, मतलब ये हम कह सकते हैं सामान्य लवण है। सेम नाइट्रिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो सोडियम नाइट्रेट और जल बन जाता है। तो ये सामान्य लवण के उदाहरण है। ठीक, आगे देखते हैं अम्लीय लवण क्या होता है कि वे लवण जो बहुक्षारीय अम्ल यानी कि पॉली बेसिक एसिड के आंशिक उदासीनीकरण से बनते हैं तथा जिसमें अम्ल का एक या अधिक हाइड्रोजन आयन शेष रह जाता है, अम्लीय लवण का मतलब यहाँ पे आपको एक जो हाइड्रोजन आयन है वो शेष बचेगा जिसके कारण उसमें अम्लीय गुण आ जाते हैं, इसीलिए यह अम्लीय लवण कहलाता है। एग्जांपल देखें, सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो सोडियम बाइसल्फेट बनता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन आपको एक मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से आप बाइकार्बोनेट लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ बनेगा तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे मिल जाता है। तो ये अम्लीय लवण कहलाते हैं। आगे देखते हैं क्षारीय लवण के लिए। तो क्षारीय लवण क्या होते हैं, वे लवण जो अम्ल और क्षार के आंशिक उदासीनीकरण से बनते हैं तथा जिसमें हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड अम्लीय में हाइड्रोजन आयन होंगे और क्षारीय में आपका हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। जैसे एग्जांपल देंगे, लेड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पे OH समूह आपको मिल जाता है जो ये सिद्ध करता है कि ये बेसिक लवण है। सेम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे तो आपको बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, यहाँ पे OH माइनस मिलेगा आपको जो ये सिद्ध करता है कि ये आपका बेसिक लवण है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल में आप इसको देख सकते हैं और आसानी से एक एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं आपका जो द्विक लवण है जो कि बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। 2026 में भी पूछा जा सकता है, इससे पहले भी कई 2024-25 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होते हैं द्विक लवण की वे लवण जो दो या दो से अधिक सरल यानी साधारण लवण के निश्चित अनुपात में संयोग से क्रिस्टलीकरण द्वारा बनते हैं तथा जो जल में घुलने पर अपने अपने आयनों में पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। इन्हें हम डबल सॉल्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फिटकरी इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 99% है। अब इसमें देखिए, फिटकरी यानी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट भी कह सकते हैं या पोटेशियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट .24H2O, इससे कहेंगे पोटेशियम एल्युमिनियम 24 हाइड्रेट भी कहा जाता है। इसको हम लोग फिटकरी भी कहते हैं, पोटास एलम भी कहते हैं। ठीक है, मोहर लवण, इसका सूत्र आप देखें, मोहर लवण कैसे है, फेरस सल्फेट हो जाता है, अमोनियम सल्फेट 6 हाइड्रेट, तो ये मिल करके आपका द्विक लवण बनाते हैं। तो द्विक लवण के ये एग्जांपल दो जरूर आप याद रखें। आगे देखते हैं मिश्रित लवण या संकर लवण क्या होते हैं। इसी को हम जटिल लवण भी कहते हैं या इसे कॉम्प्लेक्स साल्ट भी कहते हैं। इसमें क्या है कि वे लवण जिनमें धातु
आयन कुछ अणुओं या आयनों से मिलकर जटिल आयन बनाते हैं या बनाता है, तथा जो जल में घुलने पर पूर्णतः साधारण आयनों में नहीं टूटते हैं, संकर या जटिल आयन कहलाते हैं। मतलब ये अपने जल में घुलने पर पूर्ण रूप से टूटते नहीं है, आयन का निर्माण नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल आपका है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। दूसरा आपका पोटेशियम फेरिसाइनाइड कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, K4 होता है, यहाँ पे K3 होता है, बस सेम होता है सारे दोनों का सूत्र, बस थोड़ा सा पोटेशियम आयन में मतलब पोटेशियम का नंबर यानी कि अणु जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में आपके 4 होते हैं, पोटेशियम फेरिसाइनाइड में आपके 3 होते हैं। अगला देखते हैं लवणों के गुण क्या होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट, साल्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सामान्य ठोस और क्रिस्टलीय होते हैं, ये इसके भौतिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत कह सकते हैं। कई लवण जल में घुलनशील होते हैं, इनके विलयन अम्लीय, क्षारीय, उदासीन कोई भी हो सकता है, ठीक है। ठोसों के लवण के उपयोग क्या होते हैं, भोजन में साधारण नमक के रूप में आप लोग सेवन करते हैं, अच्छा खासा, बिना नमक के जीवन अधूरा, खा ही नहीं सकते कोई भी खाना। आगे देखिए औषधि के निर्माण होता है, कृषि उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा उद्योगों में कांच, साबुन आदि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं इसके गुण के अलावा धावन सोडा, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, पोटेशियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं, सॉरी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है, यानी Na2CO3.10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 को हम लोग डेका कहते हैं इसलिए इसको कहा जाता है डेकाहाइड्रेट, जल को हम हाइड्रेट कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी बनाने की विधि क्या है इसकी, प्रयोगशाला विधि हम देखेंगे कि धावन सोडा को बनाने के लिए कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कास्टिक सोडा के विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित करेंगे तो प्राप्त विलयन का सांद्रण करके फिर उसे ठंडा करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे इसमें, तो हमारे पास प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट और जल निकल जाएगा। फिर इसको हम ठंडा करके सांद्रित करेंगे तो जो जल के मालिक्यूल है इसके साथ ऐड हो जाएंगे, जो एक क्रिस्टल देंगे जिसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसी को हम लोग साबुन कहते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट आपका है धावन सोडा का, बनाने की विधि पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में भी पूछा गया कई पेपरों में। आगे देखते हैं इसका क्या है, भौतिक गुण क्या होता है, कास्टिक मतलब धावन सोडा का भौतिक गुण क्या होता है या भौतिक प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी सफेद दिखता है आपको, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं यानी कि पाउडर के समान होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, जल में आसानी से घुल सकते हैं, इनकी प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है, ठीक। तो ये इसके भौतिक गुण है। अब हम इसके रासायनिक गुण की बात करेंगे, तो रासायनिक गुण में क्या होता है, क्षारीय प्रकृति धावन सोडा जल में घुलनशील घुलकर क्षारीय विलयन बनाते हैं, यानी कि अगर आप इसको जल में घुलते हैं तो घुल करके क्षारीय विलयन बना लेगा। जैसे एग्जांपल देखें तो सोडियम कार्बोनेट जब जल में घोलेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि एक क्षार होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। जब भी कार्बोनेट टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देता ही देता है, ठीक। अम्लों के साथ अगर इसकी हम क्रिया कराते हैं तो ये अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बना लेते हैं, जिसमें जल निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट जल के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, ठीक। कैल्शियम क्लोराइड के साथ आप क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ जब क्रिया करेगा सोडियम कार्बोनेट तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और सोडियम क्लोराइड जो कि लवण है। तो ये इसके कम से कम 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जो बोर्ड एग्जाम में एक ना एक आपको देना ही पड़ता है, तो याद रखें। यहाँ पे आपके 3 एग्जाम्पल दिए, 2 तो कम से कम याद ही रखें। आगे देखते हैं इसके उपयोग क्या होते हैं। धावन सोडा का उपयोग देखें तो कपड़ा धोने के काम आता है, दूसरा कठोर जल को मृदु बनाने में काम आता है, तीसरा पॉइंट अगर आप देखें तो साबुन, कांच और कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग कर लेते हैं। बेकिंग सोडा तथा अन्य सोडियम यौगिक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आग बुझाने वाले यंत्रों में भी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक आपका है, ये देखिए बेकिंग सोडा जो है उसका रासायनिक नाम जो होता है, यानी हम बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं। बेकिंग सोडा दिखने में कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, सफेद कलर का होता है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, 2 नाम से इसको जान सकते हैं, मतलब इसको बनाया जाता है या तो हाइड्रोजन का या बाइकार्बोनेट कह सकते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, इसका अणु सूत्र है, रासायनिक सूत्र ये हो जाता है। आगे देखिए प्रयोगशाला में बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है, यानी बेकिंग सोडा अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम क्लोराइड के साथ सांद्र विलयन में प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। यानी हम सोडियम क्लोराइड लेंगे, अमोनिया लेंगे, जल का विलयन बना लेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर आप प्रवाहित करते हैं तो ये मिल करके आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड देता है। ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, यही आपका बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, यही बेकिंग सोडा होता है। आगे देखते हैं इसका क्या भौतिक गुण क्या है। इसके भौतिक गुण में देखेंगे तो सफेद, अभी हमने आपको दिखाया कि ये सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण होता है, सफेद रंग का होता है।
जल में अल्प घुलनशील होता है, पूर्ण रूप से घुलता नहीं है। बेकिंग सोडा को आपके घर में मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या नाम है खाने में भी करते हैं और कुछ व्यंजक बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप उसको थोड़ा सा लेकर के पानी में इसको डिप करेंगे, घोलेंगे, तो आप देखेंगे पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, थोड़ा सा कम घुलता है। हल्का क्षारीय कलर का होता है, यानी कि क्षारीय होगा, सॉरी कलर नहीं, क्षारीय रंग का क्षारीय होता है हल्का, और गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, पिघल जाता है। आगे देखते हैं रासायनिक गुण में कि ऊष्मा का प्रभाव, यानी बेकिंग सोडा पर ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है। तो ऊष्मा यानी कि अगर हम बेकिंग सोडा को जलाते हैं या गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाती है। तो ये ऊष्मा के प्रभाव में होता है। अगर अम्लों के साथ बेकिंग सोडा की क्रिया कराएंगे, यानी बेकिंग सोडा ले लेंगे, उसमें एसिड डालते हैं, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इसके 2 एग्जाम्पल जरूर आप याद रखें। आगे देखते हैं कि उपयोग क्या होता है बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का उपयोग आप ब्रेड बनाने में, केक बनाने में आदि, यानी बेकरी में इसका अच्छा खासा उपयोग किया जाता है। ब्रेड को फुलाने वगैरह में इसका अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है। उसका अम्लीयता यानी एसिडिटी दूर करने में, जो एसिडिटी के लिए जो थोड़े बहुत पाउडर्स बनाए जाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। अग्निशामक के रूप में, यानी कि जो अग्नि के यंत्र बनाए जाते हैं, अग्निशामक यानी कि अग्नि को बुझाने के लिए, आग जली को बुझाने के लिए इसके यंत्रों में हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं इसका अगला पॉइंट, आपका विरंजक चूर्ण होता है। विरंजक चूर्ण वो भी आपका सफेद ही दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है क्या विरंजक चूर्ण का। तो ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम लोग कह लेते हैं, अच्छा खासा लोग सौंफ पदार्थ में इसका इस्तेमाल करते हैं और भी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं इसका क्या नाम है, प्रयोगशाला विधि क्या कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में विरंजक चूर्ण को। तो शुष्क बुझा हुआ चूना लेंगे, जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर शुष्क क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यानी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, उस पर शुष्क क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें विरंजक चूर्ण आसानी से प्राप्त हो जाता है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Cl2 की क्रिया कराएंगे, गैस लेंगे और इसको प्रवाहित करने पर CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपको प्राप्त हो जाएगा और जल का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो इस तरीके से हम प्रयोगशाला में इसका निर्माण कर लेते हैं। आगे देखते हैं भौतिक गुण क्या होता है इसका, यानी सफेद चूर्ण होता है। दूसरा, तीव्र क्लोरीन जैसी गंध आएगी, इसमें से स्मेल आती है, जो क्लोरीन की गंध आएगी, स्मेल आएगी। जल में आंशिक रूप से ये घुलनशील होता है, पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, आंशिक रूप से भी घुलनशील होता है। हवा में रखने पर ये धीरे धीरे विघटित हो जाता है और ये नमी टाइप का पीलापन आ जाता है। आगे देखते हैं इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। रासायनिक गुण में जब भी हम क्रिया कराते हैं, यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण की जल से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा और क्लोरीन प्राप्त हो जाता है। सेकंड, अम्लों के साथ अगर क्रिया कराते हैं तो अम्लों के साथ क्रिया करके ये कैल्शियम क्लोराइड देगा, जल देगा और क्लोरीन गैस निकल जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और क्लोरीन बना लेता है। ऑक्सीकारक गुण होता है इसके अंदर, यानी ये कलर उड़ाने में भी काम करता है, यानी विरंजकीकरण का इसके अंदर गुण होता है, विरंजन का गुण होता है, यानी कलर को हटाने के लिए, यानी यह एक प्रकार का प्रबल ऑक्सीकारक है। इसी कारण यह रंग उड़ाने यानी कि विरंजन में सहायक होते हैं। ठीक, तो ये इसके ऑक्सीकारक गुण हो जाते हैं। रासायनिक गुण के बाद अगला टॉपिक हम देखते हैं उपयोग क्या होता है, यानी कपड़े, कागज तथा सूती वस्त्रों के विरंजन में यानी कि कलर उड़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पानी, पीने का पानी जो होता है उसको शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में भी हम विरंजक क्या नाम है ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद हमारा जो है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम सल्फेट अर्ध जलित, यानी कि जो इसको कह सकते हैं हाफ हाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट हाफ हेमीहाइड्रेट कह सकते हैं इसको, मतलब कहते हैं हेमीहाइड्रेट, यानी आधा H2O का मॉलिक्यूल होता है। तो इसका सूत्र ये आपका है, रासायनिक सूत्र हो जाता है, ये आपका अर्धजलित यानी कि जल होता है। तो ये इसका कैल्शियम सल्फेट अर्धजलित या अर्धजल, और यह रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आगे इसका हम प्रयोगशाला विधि देखते हैं। तो प्रयोगशाला में इसे बनाने के लिए हम जिप्सम का उपयोग करते हैं। जिप्सम को क्या किया जाता है, 120 से लेकर के 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम गर्म करते हैं तो जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। सॉरी, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ आपका मिस्टेक हुआ है। तो टेम्परेचर जो लेंगे 373 केल्विन पर लेते हैं, सेम वही चीज़ है, केल्विन में है
वहाँ पे आपका सेंटीग्रेड में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केल्विन को जब सेंटीग्रेड में बदलते हैं तो 273 ऐड कर दिया जाता है इसमें, तो ऐड करेंगे तो समथिंग इतना आपका आ जाएगा। तो ये आपका है जिप्सम का सूत्र होता है, जिसको गर्म करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा और जल का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो सूत्र याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला। अब इसका हम लोग भौतिक गुण देखेंगे। तो भौतिक गुण में क्या होता है कि ये सफेद महीन चूर्ण का होता है, ये भी पाउडर के समान होता है, जल में थोड़ा घुलनशील होता है, पानी में मिलाने पर शीघ्र जम जाता है और हल्का व मुलायम पदार्थ, ये हल्का होता है, बहुत हल्का साफ, इसी कारण इसका उपयोग बहुत अच्छे कामों में भी किया जाता है। आगे देखते हैं इसका रासायनिक गुण क्या है। तो रासायनिक गुण के लिए आगे बढ़ा, रासायनिक गुण यानी जल के साथ अभिक्रिया करके जल के साथ अभिक्रिया यानी कि पानी में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बन जाता है और कठोर हो जाता है। ठीक है, जैसे ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जल के साथ क्रिया करा देंगे तो ये बन जाएगा जिप्सम। ठीक, उसी तरह ऊष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम गर्म करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर इसमें उपस्थित जो जल होता है यानी क्रिस्टलीय जल जो होता है वो निकल जाता है। यानी जब निकल जाएगा तो यहाँ पे आप देखें कि जिप्सम, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको जब हम गर्म करते हैं समथिंग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम सल्फेट और आपका हाइड्रेट यानी कि जल बना लेता है, जल के 2 मॉलिक्यूल बना लेता है। आगे देखिए इसका उपयोग दूसरा क्या है, उपयोग क्या करते हैं हड्डियों के टूटने में, यानी जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है जब किसी का फ्रैक्चर हो जाता है हाथ पैर या कुछ भी चीजें, तो उसमें प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है। दूसरा मूर्तियां यानी खिलौने बनाने के काम आता है। यहाँ पे देखेंगे खिलौने, कई ढेर सारे खिलौने बनाए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करके हम खिलौने भी बनाते हैं। इसके अलावा मूर्ति खिलौने बनाने में सजावटी वस्तुएं, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे सजाने की कई चीजें जो घर में डेकोरेशन किया जाता है तो ढेर सारे डिजाइनें बनाई जाती है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कर लिया जाता है, सजावट के रूप में इस्तेमाल कर कमरे की पूरे अच्छे खासे डेकोरेशन कर लिया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से पेंटिंग कर, मतलब दीवारों को पुट्टी लगाई जाती है जिसको हम पीओपी के नाम से भी जानते हैं, साँचे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि इस पूरी वीडियो को देख करके आपका जो सेकंड लेसन है अम्ल क्षार अवलवण, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं सारे आपको मिल जाएंगे। तो 2026 में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको इसी चैप्टर के इसी इतने ही अंदर मिल जाएगा आपको। तो थैंक यू सो मच।